अतीत का भार, मतलब अतीत का मतलब है पुराना, मतलब जो बीते हुए दिनों का भार, मतलब अपने ऊपर, अपने मतलब भारतीय लोगों के ऊपर जिस तरह से उनका भार उठाया गया है, मतलब उनके तकलीफ़ों को, उनके मतलब जिस तरह से उन्होंने वो जेल में दिनों को गुजारा है, एक बार इस लेसन में बताया गया है। देखिए बच्चों, अतीत का भार। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। तो जेल में रहने के बाद क्या करते हैं, जेल में जो जेलर बताया करता है वो उन्हें करना पड़ता है। तो जेल में जाने के बाद उनको एक बागवानी का मतलब बगीचे का काम, जो उनकी बगीचे में रहने वाले छोटे छोटे पौधों को पानी डालना, उनकी मतलब जो भी अच्छे से उनको देखभाल करना, इस तरह से उनको ये काम दिया गया था अहमदनगर किले में। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। तो फूलों के लिए जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, पौधों के लिए उन्होंने क्यारियाँ मतलब रोज़ बनाने लगे। एक एक रो के लिए एक मतलब इस तरह से रो बनाने का काम इनको जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था अहमदनगर किले में, जेल में। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्विसंधियाँ देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो यहाँ पर देखिए, जब जेल में रहकर नेहरू जी ने ये पौधों की छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, ये सुंदर फूल खिलने वाले पौधों की क्यारियाँ मतलब रोज़ बनाने का काम करते थे। जब ये काम करने लगते थे, वहाँ पर रहने वाला ज़मीन जो है पथरीली थी, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से इसकी खुदाई करनी पड़ती थी। बड़े बड़े पत्थरों से भरी हुई थी ज़मीन, और इसकी खुदाई करके एक अच्छे से क्यारियाँ बनाते थे। जब ये पत्थर जो हैं, पत्थरों के पीछे एक कहानी भी लिखा गया है। मतलब ये अहमदनगर की किला जो है, एक रानी इसका पालन करती थी, और चांद बीबी है उसका नाम। तो चांद बीबी ने जब यहाँ पर इस किले में आकर दूसरे लोगों ने अकबर की सेना इसे अपनाने के लिए कोशिश कर रहा था, पूरी सेना आकर चांद बीबी ये रानी जो है लड़ाई लड़ने लगे। लड़ाई लड़ते लड़ते ये अपने किले को बचाने के लिए, अहमदनगर किले को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी ये रानी। फिर अंत में एक उनके सिपाही ने उनसे द्रोह किया था और उनको ही हत्या कर दी थी। मतलब इस तरह से इस पथरीली ज़मीन पर इतने सारे कहानियाँ भी छिपी हुई थी। ये सभी बताते हैं नेहरू जी। नेक्स्ट सेकंड मेरा देखिए बच्चों, खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। मतलब जब ये खुदाई करने लगे, ज़मीन खोदने लगे, जब खोदते उनके जो पुराने मतलब अंदर से दबे हुए कुछ ऐसे इमारतें, बिल्डिंग्स की निशानियाँ दिखने लगे, और गुंबदें, बड़े बड़े पिलर्स भी उनको दिखाई देने लगे जो ज़मीन में दबे हुए थे। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। फिर आगे हम बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते जब अधिकारियों ने हम लोगों को रोका था, नहीं उस तरफ नहीं जाना चाहिए, आप यहीं पर काम करो। इस तरह से वहीं पर हमें काम दिया गया है, हम और भी दूर नहीं जा सके, वहीं पर अपना काम कर फिर वापस लौट आए थे।
अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, तो फिर नेहरू जी ने ऐसा सोचा कि अब मुझे खुदाई मुझसे नहीं होगा, मुझे ये जो है ये काम जो मैं कर रहा था, ये कुदाल छोड़कर मैं जो काम कर रहा हूँ, इसे छोड़कर मुझे अभी कुछ दूसरा काम करना चाहिए, मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कुदाल छोड़ दी और कलम उठा ली। कलम उठाकर लिखने लगे अपने देश के देशवासियों के लिए और जो पुराने बातों को लेकर। मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता, ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। तो मैं तो मतलब पैगंबर का मतलब जो है, पैगंबर ईश्वर का दूत, मतलब ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर। दूत का मतलब मैसेंजर। मैं एक ईश्वर से भेजा गया मैसेंजर, तो भगवान से भेजा गया मैसेंजर तो नहीं हूँ, दूत नहीं हूँ। फिर मैं कुछ नहीं, मतलब जो हुआ है उसके बारे में नहीं, अब जो हो रहा है भविष्य के बारे में, अपने देश की भविष्य जो है उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। भविष्य के जो लोग हैं उन लोगों को कुछ जानकारी तो दे सकता हूँ। इस तरह से उन्होंने कलम उठा ली थी भविष्य के बारे में लिखने के लिए। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। जो बचा है, मतलब जो भी बचा है वो जो पुराने इतिहास के बारे में मैं एक इतिहासकार या विद्वान नहीं, पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकूं, पूरी तरह से लिख सकूं, तो कोशिश करूंगा जहां तक हो सके मुझे वहां तक मैं लिखने का कोशिश करूंगा। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो इस तरह से उन्होंने जो कलम उठाकर देश के जो पुराने बातों को लेकर और देश के जो भविष्य के बारे में सोचकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि लेखक कुछ लिखने के लिए कामयाब हो गया और लिखना शुरू कर दिया था। तो अतीत का बार हो गया है। चलें आप एक बार ये अतीत का दबाव भी सुनिए। दबाव भला हो या बुरा, दबाव भला हो या बुरा। दबाव मतलब जो पुराना समय जो है, बीता हुआ बार जो है वो भला भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। उसके इफेक्ट जो हैं दो भी हो सकते हैं, कुछ बुरा भी करेंगे, कुछ भला भी अच्छा भी कर सकते हैं। दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटो होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है। मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं, मतलब अपनी सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन जो है, संस्कृति जो है पुरानी है, रीति रिवाजें इससे बनी है। हमारे देश का निर्माण जो है पुरानी संस्कृति से, पुरानी सभ्यता से जो भी है परंपराएं जो हैं हम अपनाते हुए आ रहे हैं। जो संस्कृति सभ्यताओं को अपनाकर हम अपना जीवन जी रहे हैं। मोरल वैल्यूज जो भी होता है हम अपने पुराने लोगों से सीखते हुए आ रहे हैं। जो दादा परदादा और माता पिता, इस तरह से हम इस तरह से मोरल सीख कर अपनी ज़िंदगी, अपनी संस्कृति को सीख कर जी रहे हैं। सभ्यता जो है हम अपने परंपराओं से सीखते हुए आ रहे हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सबका जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया? तो नेहरू जी को एक डाउट आया, एक शक आया कि मेरा विरासत क्या है, मैं किस उत्तराधिकारी हूँ, मैं किन बातों के लिए उत्तराधिकारी हूँ। इन बातों को खोजते हुए उन्होंने जो भी है अपना जीवन के जो भी होते हैं मूल्य जो होते हैं अपने पुराने परंपराओं से, रीति रिवाजों से जुड़ी रहती है। उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी
जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सबका वारिस हूँ। मतलब जो भी होता है उत्तराधिकारी किस बात के लिए, मतलब उन्होंने एक प्रश्न अपने आप से पूछा था कि मैं किस बात के लिए उत्तराधिकारी हूँ, वारिस हूँ। तो उन्होंने सोचा कि अपनी जो भी परंपराएं हैं, सभ्यता जो हैं, संस्कृति जो हैं, मूल्य जो हैं, ये सभी जो हैं परंपराएं, सभी के लिए मैं वारिस हूँ। साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारी वर्तमान रूप बना है, हमारा भावी रूप बनेगा। तो भारतीय लोगों में सभी में ये बात समा होता है। क्या बात, मतलब हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग भाईचारे की भावना रखते हैं। चलन सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। जो भी आता है वो अपना ही समझता है, अपना ही समझकर अपनी तरफ से जो भी मदद होता है वो करता है। मतलब हमारे रक्त मांस में, हमारे पूरे शरीर में दूसरों की मदद करने की जो भावना जो है हम पुराने काल से अपनाते हुए आ रहे हैं, वो हम अपना रहे हैं और वो हमारे शरीर में ही वैसा समा हुआ है। हम किसी असहाय को देखते हैं, जाकर हेल्प करते हैं, मदद करने की भावना हमारे दिल में होता है। ये आज से नहीं, परंपराओं से, मतलब बहुत पुराने काल से, मतलब हमारी सभ्यता ही ये है। हमें सिखा देती है कि हम दूसरों की मदद करना चाहिए जहाँ तक हो सके और दूसरों को अपनाना चाहिए। इस तरह से हमारे दिल में ये सभी बातें रखते हैं चलन। इसीलिए हम जिसे भी चाहें मदद करते हैं और मदद करने के लिए तैयार भी होते हैं। ये भारतीय लोगों में ऐसा समा हुआ है। सभी भारतीय लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इतनी अनेक धर्म रहने के बाद भी, अनेक रिलीजन्स रहने के बाद भी, फिर भी एक दूसरे के साथ सहायता करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे के त्योहारों को अपनाकर हम भी मनाते रहते हैं। इस तरह से अलग से नहीं, सब लोग मिलकर रहते हैं। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में गैर किए हैं। इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। इस तरह से नेहरू जी ने अपने ऊपर जो भी अतीत का दबाव दिया गया है, ये सभी बताते हुए, और जिस तरह से परंपराओं को अपनाया गया है, अपनी संस्कृति को ना भूलते हुए, अपने मूल्यों को ना भूलते हुए, जहाँ तक हो सके मैं इन विषयों को भविष्य के लिए लिखने की कोशिश करूँगा। इस तरह से बताते हुए उन्होंने ये अतीत का दबाव बताया गया है। बच्चों, आप भी ये भारत की खोज जो है, ये ऐसा ही, मतलब जो एक बार पढ़ने से नहीं आएगा। आप लोग अपने पुस्तक और मेरा ये पाठ कंप्लीट होने के बाद आप और एक दो बार ये टेक्स्ट बुक के लेसन्स पढ़ना होगा। जो भी मैंने बताया है फिर से आप एक बार पढ़िए। मतलब ऐसा स्कूल नहीं है, ये टीचर नहीं देखते, ऐसा ना होते हुए आप टेक्स्ट बुक कंपलसरी खोलिए और एक बार फिर से पढ़ना